हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। That's an old Anacreon hunting song, isn't it? You invoke it before you kill the animal. Yes! Lindalia Fedrayama! That was Thespin. Louder! Lindalia Fedrayama, it means long live the outer I reach. assume you can also recognize the Thespin prayer heard right before bombs ripped the orbital platform from the stalk. The number's higher than anyone wants to admit. And no one wants to tell. Don't lie to me! The math's not complete. What? The math, Harry's plan, it's not all worked out. And your father was drinking whatever money you were able to bring back. That's wrong. My father wasn't drinking. Suck. Go back to your worlds. Tell the living and the dead you failed to save them. Raish, what are you? Gil, you have to leave. What have you done? You can't be here. तो आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत 400 साल पहले क्लियॉन फर्स्ट से होती है और डेमरजेल से बातचीत करते हुए उससे पूछता है कि क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, और डेमरजेल के हामी बनने के बाद उसे बताता है कि मेरे मरने के बाद भी स्टार ब्रिज का काम पूरा होना चाहिए और साथ ही साथ उन सभी चीजों का काम तुम्हें पूरा करवाना होगा जिसे मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ। और मुझे इस बात का हमेशा से एहसास था कि मेरे मर जाने के बाद भी तुम यहीं पे रहोगे, लेकिन बुढ़ापे के इस समय में किसी पे भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। और डेमरजेल उसे जवाब देती है कि मैं साम्राज्य के प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ, जिस पर क्लियॉन फर्स्ट उससे कहता है कि क्या ये साम्राज्य तुम्हारे लिए वफादार रहेगा। और डेमरजेल उसे जवाब देते हुए कहती है कि आप भावुक हो रहे हैं और थोड़ी देर में ही आप रोनी सूरत बनाने वाले हैं। और हंसते हुए उसका जवाब देता है कि खैर अब मैं मरने वाला हूँ और मैं सब कुछ बिखरा हुआ छोड़कर जा रहा हूँ। और वो उससे पूछती है कि क्या आप अपने उत्तराधिकारी से खुश नहीं हैं, और हम चाहे तो अभी भी शादी और उत्तराधिकारी के विचार पर फिर से सोच सकते हैं। जिस पर क्लियॉन फर्स्ट उसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि आज जो कुछ भी तुम हो वो इसी फैसले की वजह से हो, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम कभी भी जान नहीं पाओगे। जिस पर डेमरजेल उसका उत्तर देती है कि मैं कभी न कभी मौत के बारे में जरूर जानूंगी। तो हमें यहाँ पे यही पता चलता है कि उसके सारे क्लोन्स या उत्तराधिकारी कभी भी शादी करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और डेमरजेल के वादे के साथ ये कहानी 400 साल बाद जंप ले लेती है और हम देखते हैं कि ओल्डर ब्रदर डस और डेमरजेल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और हमें उनकी बातचीत से पता चलता है कि ओल्डर ब्रदर डस का भी अंतिम समय आ चुका है। और डेमरजेल ओल्डर ब्रदर डस से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि आप सभी लोगों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जिस पर ओल्डर ब्रदर डक्स उसे जवाब देता है कि मुझे इस बात पे पूरी तरह से भरोसा नहीं। और जब ओल्डर ब्रदर डक्स सभी ग्रहों को देख रहा होता है तभी वहाँ पे यंगर ब्रदर डक्स ब्रदर डॉन उससे मिलने के लिए आते हैं। और वो उन लोगों से कहता है कि मैं एनक्रियन और थेस्पिस के बारे में सोचता रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद तुम उन लोगों से बात करोगे भी या नहीं। और फिर उन तीनों के बीच एनक्रियन और थेस्पिस को लेकर बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद ओल्डर डस अपनी बात रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। और जब अपने संग्रहालय में जाकर वहाँ पे घूमते हुए और फिर अपने आप को देखने लगता है, और तभी वहाँ पे डेमरजेल पहुंचकर उसे बताती है कि उसके भाई उसे आखिरी उपहार देने के लिए उसे बुला रहे हैं। और खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए उसे बताते हैं कि ये खाना तुम्हारे लिए आखिरी उपहार नहीं था। और फिर वो लोग उसे शिप में बैठाकर आसमान की ओर चले जाते हैं और स्टार ब्रिज की खूबसूरती को दिखाते हुए उसे बताते हैं कि हम यहाँ पे क्लियॉन फर्स्ट के सम्मान के लिए और तुम्हारे लिए कुछ बड़ा बनाएंगे। और ओल्डर ब्रदर डस के इशारे पे स्टार ब्रिज के अवशेषों को खत्म कर दिया जाता है। और जब रात में डेमरजेल ब्रदर डॉन को दुनिया में लाने के लिए लोरी सुना रही होती है तो ओल्डर ब्रदर डस लालटेन को लेकर प्रजनन कक्ष में पहुंच जाता है। और उसके आने पे डेमरजेल उससे बोलती है कि आप पहले से जानते हैं कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और उसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि मैं कोई पहला शख्स नहीं हूँ जो अपने छोटे से रूप को देख रहा है। और फिर उससे बातचीत करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर हम ओल्डर ब्रदर डस को अपनी चित्रकारी का नमूना पेश करते हुए देखते हैं
और फिर सुबह होने पे ओल्डर ब्रदर डस एक कक्ष में जाता है जहाँ पे नए डॉन के साथ सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और ब्रदर डॉन से अलविदा लेते हुए उसे ब्रदर डे बना देता है और ब्रदर डे से शुक्रिया करने के बाद ब्रदर डॉन से मिलता है। और जब ब्रदर डॉन को ब्रदर डे लेता है तो ओल्डर ब्रदर डक्स अपने भाइयों से कहता है कि ये सपना अब तुम में जारी रहेगा और वो दोनों उससे कहते हैं कि क्योंकि तुमने इसे अपने अंदर जिंदा रखा है। और इतना कहने के बाद ओल्डर ब्रदर डक्स आगे बढ़ने लगता है और जब उसे जाते हुए देखकर ब्रदर डॉन रोने लगता है तो डेमरजेल उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो। और जब डॉन फिर से रोने लगता है तो ओल्डर ब्रदर डक्स उससे कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और डेमरजेल अपनी लोरी सुनाने के बाद उससे कहती है कि मैं कुछ भी या किसी को भी नहीं भूलती हूँ। और फिर ओल्डर ब्रदर डक्स आगे बढ़ते हुए अपने आप को खत्म कर लेता है और डेमरजेल उसकी राख को उसके माथे पे लगा देती है और फिर वो लोग ब्रदर डॉन को लेकर चले जाते हैं। और फिर ये कहानी 17 साल बाद जंप लेती है और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर डॉन के आदेश पे ओल्डर ब्रदर डक्स की कलाकृति को उस दीवार से मिटा दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हैरी सेल्डन की शिप यानी कि फाउंडेशन की शिप से कुछ लोग निकलकर टर्मिनस पहुंच जाते हैं और फिर हमें गेल डॉर्नी की आवाज में बताया जाता है कि उनके आने का हर पहलू पहले से तय था। उपनिवेशवासी कब वहाँ पे उतरेंगे और वे अपनी चौकी कहाँ बनाएंगे, ये सारी चीजें शायद पहले से ही तय थी। तो आप भी उनके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उन्हें पता चला कि कुछ और पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। और फिर वो लोग वॉल्ट को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जब सभी लोग एक साथ मिलकर उसके करीब जाने लगते हैं तो उनकी भी हालत खराब होते हुए वो सभी लोग एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी वजह से उनकी शिप 2 टुकड़ों में बंटकर टर्मिनस पे लैंड हो जाती है और फिर धीरे धीरे अंतरिक्ष यान के हिस्सों को अलग करके वहाँ पे वो अपने औजारों की मदद से एक पूरा का पूरा गाँव बसा लेते हैं। और फिर हमें सिल्वर हार्डिन को दिखाकर ये बताया जाता है कि उसके बाहरी होने की वजह से फाउंडेशन के लोगों से उसकी कुछ खास नहीं बनती है। और एबस अपनी वाइफ से कहता है कि वह एक विचारक है बिल्कुल तुम्हारी तरह और उसका ध्यान भटका हुआ नहीं है बल्कि वो पूरी तरह से जागरूक है। और जब एबस उसकी तरफ आता है तो वो उसे बताती है कि वॉल्ट बहुत ज्यादा सुंदर है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जब एबस उसे बताता है कि वो लोग कभी भी उसके अंदर नहीं गए तो सेल्वार उससे पूछती है कि तो आप लोगों को कैसे पता कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम वर्तमान समय में उसे उस जगह को गार्ड करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि चिड़िया की मदद से वो वॉल्ट की जगह पे पहुंचकर ये पता लगा लेती है कि उसकी रेंज धीरे धीरे करके बढ़ रही है और बिशप यानी कि खतरनाक जानवर को रोकने के लिए अपनी कॉलोनी के रास्ते में एक सील्ड को प्रिपेयर कर रही है या उसकी मरम्मत कर रही है। और एबस यानी कि उसका पिता उसके पास आकर उसकी हालचाल लेने के बाद उसे पूछता है कि यहाँ पे उसका काम कैसा चल रहा है और वो उसे बताती है कि काई की सतह धीरे धीरे करके सिकुड़ रही है और आइस लुंस दक्षिण की ओर जा रहे हैं। और वो उसकी तारीफ करते हुए उससे कहता है कि मुझसे ज्यादा तुम पर वार्डन बनना जचता है। और अपने पिता के पूछने पे वो उसे बताती है कि मैंने एक छोटा सा परीक्षण किया है और नॉर्थ पोल की जगह पे कुछ गड़बड़ है। और इस बात को जानने के बाद वो उससे कहता है कि इस बात को जाकर वो अपनी माँ को बताए। और फिर हम देखते हैं कि सेल्वॉर कॉलोनी के दर्शन कराते हुए अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी माँ सभी लोगों के साथ मिलकर एक मीटिंग कर रही होती है और मीटिंग के बाद उसकी माँ से बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि फाउंडेशन के लोगों की वजह से सेल्वार अपने आप को फाउंडेशन का हिस्सा नहीं समझती है। और फिर उसे वॉल्ट की जगह पे ले जाकर उसे रोकने के बाद उसे बताती है कि शून्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और उसे दिखाते हुए बताती है कि पहले नॉर्थ फील्ड की शुरुआत वहाँ से होती थी और अब उसकी रेंज बढ़कर यहाँ से शुरू होती है और अगर ये आगे बढ़ता रहा तो हमें ये शहर खाली करना पड़ेगा। और उसकी माँ इस बात को चेक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने आप को फिर से एक बार जोखिम में डालती है और अपने खून को पोंछने के बाद उसे बताती है कि मुझे अभी भी याद है कि तुम मुझे यहाँ पे मिली थी और उस वक्त तुम्हारी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और तुम उस वॉल्ट के नीचे ऐसे खड़ी थी जैसे कि मानो वो कुछ भी नहीं है। और जब मैंने तुम्हें पुकारा तुम बिल्कुल भी मुझ पे ध्यान नहीं दे रही थी, जिस पर सेल्वारो उसे बताती है कि मुझे लगा कि वो मुझे पुकार रहा है बिल्कुल एक भूत की तरह, जैसे कि वो एक मेरा काल्पनिक दोस्त हो। और मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ कि वॉल्ट आप लोगों को तो चोट पहुँचाता है लेकिन मुझे नहीं। और उसकी माँ उससे कहती है कि इसीलिए तुम सबसे अलग और सबसे खास हो। और अपनी माँ के पूछने पे वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये जाग रहा है और शायद इसका लिंक उसी से हो जिस खतरे का सामना करने के लिए आप लोग बरसों से तैयारी कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि वो समय अब आ गया है। और फिर हम इस कहानी में एक और कैरेक्टर को एंट्री करते हुए देखते हैं और फिर हम उन्हीं बच्चों को युगों से बातचीत करते हुए देखते हैं
जिसे हमने पहले एपिसोड में वॉल्ट के पास जाते हुए देखा था। और इधर सिल्वर जब अपने घर पे आती है तो ह्यूगो वहाँ पे उसके लिए खाना बना रहा होता है। और जब सिल्वर उससे गैलेक्सी के सफर के बारे में पूछती है तो वो उसे ऊपर ले जाकर गैलेक्सी को दिखाते हुए उसके बारे में उसे बताने लगता है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि सिल्वर कभी भी इस जगह को छोड़कर गैलेक्सी या कहीं पे घूमने नहीं गई। और फिर दोनों करीब आते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सिल्वर रात में उठकर कहीं पे जाने के लिए तैयार होने लगती है और ह्यूगो के पूछने पे उसे बताती है कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, इसीलिए वो परिधि पर चक्कर मारने जा रही है। और जब वहाँ पे पहुंचकर वॉल्ट की तरफ देखती है तो उसे एक लड़का भागते हुए दिखाई देता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और वो लड़का भागते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे पूरी तरह से जाना मना है। और फिर सिल्वर उस लड़के का पीछा करते हुए अंदर चली जाती है। और जब उस लड़के का पीछा करते हुए अंदर जाते हुए उसे ढूंढने लगती है तो उसकी नजर बिशप पे जाती है और उसे देखने के बाद हवा में फायरिंग करते हुए उसे भगा देती है। और जब आसमान की तरफ पॉइंट करती है तो उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है। और ह्यूगो के साथ फिर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक एनेक्रियन जहाज है। और फिर वो लोग शहर में जाकर एनेक्रियन शिप के बारे में उन्हें बता देते हैं। और हमें वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे एक शिप नहीं है बल्कि 3 जहाज है। और एबस उन लोगों को बताता है कि जब उन्होंने उनसे संपर्क किया तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। और ह्यूगो उन्हें बताता है कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये सारे जंगी जहाज हैं। और जब वहाँ का कमांडर उससे पूछता है कि ह्यूगो यहाँ पे क्यों है तो सिल्वर उसका जवाब देती है कि क्योंकि उसे पता है कि जंगी जहाज कैसे दिखते हैं और साथ ही वह एक थेस्पियन है। और जब सभी लोग शिप के बारे में बात करने लगते हैं तो सिल्वर उन्हें बताती है कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन वॉल्ट से जरूर है। और जब वहाँ की एक मेंबर उससे पूछती है तो वो उसे बताती है कि वॉल्ट को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है और शायद इसीलिए उसने हमें चेतावनी भी दी थी। और उनका कमांडर बोलता है कि तुम ये कह रही हो कि वॉल्ट तुम्हें संकेत दे रहा है क्योंकि तुम किसी तरह से खास हो। और वो सभी से कहता है कि सिल्वर एक बाहरी है और हमें ये भी सोचना होगा कि हमें आगे के लिए क्या योजना बनानी है। जिस पर सिल्वर उसे कहती है कि योजना को भूल जाओ, सेल्डन जा चुके हैं और आप में से कोई भी खुद के लिए कब सोचना शुरू करेगा। और कमांडर उसे कहता है कि अब बहुत हुआ, इसे और जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। एनेक्रियन वासियों ने हमारे सारे सवालों का अनदेखा किया है और उन्होंने यहाँ पे आकर शाही वायुमंडल का उल्लंघन किया है। और जब अगला संपर्क एम्पायर के लोगों से हो तो हमें इस बारे में उनको बताना होगा। और सिल्वर उसकी बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो कमांडर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो तो वो उसे बताती है कि वो सारे हथियारों की जांच करने जा रही है और एम्पायर के आने से पहले अगर वो लोग आ गए तो मैं जानना चाहती हूँ कि हम किस तरह के हथियार से उनका सामना कर सकते हैं। और हथियारों को चेक करने के बाद जब वो लोग फिर से एम्पायर के साथ कनेक्शन बैठाने की कोशिश करते हैं तो उनका कनेक्शन टूट जाता है और इसकी वजह से वो लोग एम्पायर से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और वो उसे बताती है कि अगर एम्पायर से संपर्क हो जाता है तो उन लोगों को यहाँ तक पहुँचने में लगभग 40 घंटे लगेंगे। और इस बात को सुनने के बाद सिल्वर की माँ एक कक्ष में आते हुए हैरी सेल्डन के प्राइम रेडिएंट को निकालती है और अपनी बेटी को दिखाते हुए साइको हिस्ट्री के प्रोजेक्ट को ओपन कर देती है। और वो उसे बताती है कि हैरी का सारा काम और उसकी सारी गणित की थ्योरी इसके अंदर समीकरण के रूप में व्यक्त है और इस समीकरण को इस जहाज पे सिर्फ 2 लोग समझ सकते थे। उनमें से एक गेल्डोनिक और दूसरे हैरी सेल्डन थे। और अपनी माँ के कहने पे जब वो कोशिश करती है, थोड़ी कोशिश करने के बाद प्लैनेट की शेप बनते हुए खत्म हो जाता है और बाहर आकर ह्यूगो से बताती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि एनेक्रियन वासी 2 दिन के अंदर ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे और तुम इस जगह के अलावा कहीं भी सुरक्षित रह सकते हो। और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सिल्वर वॉल्ट के पास पहुंचकर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और फिर हम उसे फिर से रात में जागते हुए अपनी बंदूक लेकर वॉल्ट पे पहुंचकर देखती है तो वहाँ पे फिर से वही लड़का भागने लगता है और फिर से उसका पीछा करते हुए अंदर चली जाती है। और इस बार जाकर देखती है तो बिशप को किसी ने तीर मार दिया होता है और उसका दर्द कम करते हुए उस तीर को निकाल देती है और उसके पीछे होते ही एनेक्रियन वासी फारा उसके ऊपर तीर तान देती है और उसका हथियार लेने के बाद उससे पूछती है कि तुम कौन हो। और सिल्वर अपना परिचय देने के बाद उससे बोलती है कि इस शाही धरती पर एनेक्रियन वासियों को आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। और पीछे मुड़ते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसी सवाल के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।